मेरा नाम शिखा है और मैं 21 साल की हूँ। मैं दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती हूँ। मेरा शॉपिंग मॉल मेरे सौतेले मामा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस से आती तो सौतेले मामा के घर रुक जाती थी। मेरी सौतेले मामा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो पूरे जवान और होट दिखते थे। वो शादी के लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब भी जाती सौतेले मामा के घर पर, सौतेले मामा मुझे घूर घूर कर देखते रहते थे। मुझे तो डर सा लगने लगा क्योंकि सौतेले मामा की शादी नहीं हुई थी और सौतेले मामा मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से अपने घर भाग आई और सोचने लगी कि क्या करूं, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर जब अगले दिन ऑफिस से सौतेले मामा के घर गई थी, सौतेले मामा दरवाजे पर ही खड़े थे और मैं गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी जो कि काफी टाइट थी। तो सौतेले मामा मुझे गहरी नजरों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि शिखा तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि मामा मैं पास वाले शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ। फिर सौतेले मामा बोले कि ये ड्रेस किसने दी? तो मैं बोली कि भैया ने दिलवाई है। बहुत अच्छी दिख रही हो, ऐसे ही टाइट और शर्ट ड्रेस पहना करो, तुम पर अच्छी लगती है। फिर मैं बिना कुछ बोली अंदर चली गई। उसके बाद मैं नानी के पास गई और नानी से मैं बोली कि मामा की शादी क्यों नहीं करा रही हो। तब तक सौतेले मामा आ गए और मैं चुप हो गई। फिर सौतेले मामा ने बोला कि माँ एक कप चाय बना दो। फिर नानी चाय बनाने चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। चाय बनाने के बाद नानी बोली कि शिखा ये लो चाय, अमित को दे दो। तभी मुझे झटका सा लगा कि कहीं गई तो कुछ ऊंच नीच न कर दे। फिर मैं चाय लेकर सौतेले मामा के कमरे में गई तो सौतेले मामा अपनी शर्ट खोलकर बैठे थे। तो मैं बोली मामा चाय। सौतेले मामा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि टेबल पर रख दो। तो मैंने चाय टेबल पर रख दी। सौतेले मामा मेरी दूसरी नानी के चौथे बेटे थे। नाना जी ने 2 शादियां की थी। बड़ी नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। सौतेले मामा जब परिवहन विभाग में अफसर अधिकारी हुए, सबसे अधिक खुशी मुझे ही हुई थी क्योंकि मुझे जहाँ भी जाती तो बसों में फ्री जाती। कोई पूछता तो मामा का रोब दिखाती। उस वक्त सौतेले मामा के लिए रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी क्योंकि मामा जैसा हॉट कोई भी नहीं था आस पड़ोस में। लेकिन सौतेले मामा के भी बड़े नखरे थे शादी के लिए। सौतेले मामा घर में सबसे छोटे थे, इसलिए घर वालों ने उनके नखरों पर चुप्पी रखी। उनकी पसंद के हिसाब से ना जाने कितनी लड़कियां देखी गई उनकी शादी के लिए। आखिर में किसी की हाइट कम है तो किसी की आंखें छोटी है, ये कारण बताकर सौतेले मामा ने दर्जनों रिश्ते छोड़े। मेरी सौतेले मामा जी थे ही इतने हॉट कि उनके साथ कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं फिट होती। सौतेले मामा जी के लिए मेरा लगाव भी काफी था। रिश्ते में मामा थे मगर हीरो जैसे दिखते थे। फिर एक दिन सौतेले मामा और उनके करीबी मित्र राहुल जब स्विमिंग पूल में तैरने गए तो पता नहीं कैसे राहुल गहराई में डूबता चला गया। सौतेले मामा तो तैरकर राहुल को बाहर निकाल लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की दम घुटने से मौत हो गई। राहुल अपने परिवार का अकेला लड़का था। अमित मामा जब उनके बूढ़े माता पिता को दिलासा देने पहुँचे तो नानी जी भी साथ में थी। कहीं न कहीं अमित मामा स्वयं को उनका अपराधी मान रहे थे, इसीलिए बिलखते हुए उनकी मां ने बड़े मामा से कहा, भाई साहब मेरी बेटी विवाह योग्य है, अगर अमित की शादी उससे हो जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा राहुल वापस लौट आया है। और इस तरह सौतेले मामा का ब्याह अनदेखी अनजानी लड़की से झटपट हो गया था। दर्द भरी भावनाओं का भार इतना अधिक था, लड़का लड़की को एक बार मिलाने या तस्वीर दिखाने की औपचारिकता भी नहीं बरती गई। हफ्ते भर के अंदर ही प्रिया मामी ब्याह कर अमित मामा के घर चली आई। उस दिन बड़े नाना ने अपने घर को रोशनी से सजाया हुआ था। नानी ने प्रिया मामी की मुंह दिखाई सोने के सिक्के से की थी, लेकिन उन्हें प्रिया मामी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रसोई में जाकर छोटी नानी से बोली, कहाँ शादी कर दी अमित की। लेकिन जब प्रिया मामी ने ढोलक की थाप पर भोले भजन गाया तो सभी हैरान रह गए। सच है ये बात कि कोयल काली ही होती है। फिर अगली सुबह चौबारे की ऊपर वाली सीढ़ियों से अमित मामा बड़बड़ाते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाजा भड़ाक से बंद करते हुए बाहर चले गए। मुझे आज भी उनका वो गुस्से वाला चेहरा याद है और नानी का नीचे नीचे बोलना कि अमित को दुल्हन पसंद न आई। तभी छम छम करती प्रिया मामी ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे से पूरा घूंघट हटा रखा था। गहरा सांवला रंग, कुछ कुछ फैली सी नाक और छोटा कद। आंखें जरूर शरबत शरबती थी, लेकिन उन आंखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी अमित मामा को। उन्होंने तो पहली नजर में ही नापसंद कर दिया था प्रिया मामी को। सच, शुरू में मुझे भी बहुत बुरी लगी थी मामी दिखने में।
शादी के वक्त ब्यूटी पार्लर वाली ने उनका कायापलट ही कर दिया था, किंतु मेकअप उतरते ही हकीकत सामने आ गई थी। प्रिया मामी अपने साथ भरपूर दान दहेज और धन दौलत लेकर आई थी। इतना कुछ देने के बाद भी घर में कोई भी प्रिया मामी को मन से स्वीकार नहीं कर पाया। ऊपर वाले ने प्रिया मामी को रूप रंग देने में कंजूसी जरूर बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। प्रिया मामी की बोली में इतना मिठास था कि परायों को भी वो अपना बना ले। समय के साथ पूरे घर में सबकी दुलारी बन चुकी थी प्रिया मामी। बेचारी मामा का प्यार नहीं पा सकी। कहते हैं मर्द तो औरत के सोने से ही बंधा होता है। मैं समझ सकती थी कि मामी किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि मैं भी शादी की उम्र के आसपास ही थी और जानती थी, समझती थी कि विवाह के सुर्ख जोड़े में आरंभ की गई यात्राएं कितना सब्र मांगती है। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही नानी के घर चली जाती थी। उस दिन अचानक ही ऊपर प्रिया मामी के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गई थी। वे दरवाजे की तरफ पीठ किए आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। मैंने देखा सौतेले मामा की कमीज उनकी गोद में थी और कमीज के बटन और बाहें चूम रही थी। महसूस कर रही थी शायद मामा के ख्यालों में डूबी हुई थी। जैसे ही मामी ने मेरी आहट सुनी, वो झटाक से पलटी और शर्मा गई। उस वक्त सच में मुझे मामी बहुत प्यारी लगी थी। ये क्या मामी, दिन में ही मामा को याद करती रहती हो। जैसे ही मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें छलक उठी। उनकी आंसुओं की तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने न जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर आसमान में न जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद अपने टूटे हुए सपनों की चोट से उनके मन में अत्यधिक दुख था, जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके विवाह को 2 साल होने को आए थे और उनकी गोद अभी तक सुनी थी। सर्दी की उस पूरी दोपहर में प्रिया मामी के साथ रही और उस दिन मैंने मामी का दर्द महसूस किया। शादी की पहली रात से ही मामा ने प्रिया मामी से दूरी बना ली थी। पहली ही रात में प्रिया मामी का घूंघट उठाने के बाद सौतेले मामा गुस्से में अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चले गए थे। धीरे धीरे वे बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे थे, लेकिन मामा की बेरुखी के बाद भी प्रिया मामी टूटी नहीं। उन्होंने अपने लिए एक जमी, एक आकाश ढूंढ लिया था। उन्होंने जो उनका अपना था, उनके पास डिग्री थी, पास के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी थी। समय के साथ साथ नानी पोते पोती के लिए तड़पने लगी थी। पड़ोसी भी नानी से कब पोता पोती के दर्शन करने वाली हो कहकर नानी की तकलीफ और बढ़ा देते। नानी मन ही मन भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि मगर बिना कर्म किए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें तो हम बेकार में तकलीफ देते रहते हैं। फिर सौतेले मामा की वंश बेलबती भी तो कैसे? जब पुरुष स्त्री का संग साथ होगा तभी तो वंश बेल बढ़ेगी। जब मन ही पूरा नहीं बन पाया तो पौध कहाँ से बनेगी? ये कौन समझाए नानी और घर वालों को। नानी के तानों से मामी का कलेजा छलनी होता जा रहा था। धीरे धीरे वो ठीक होती जा रही थी। सालों से मायके नहीं गई। मैं सोचती कि क्या अमित मामा और प्रिया मामी के बीच कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो उन्हें आपस में एक कर सके, लेकिन सच ये है सौतेले मामा और मामी का रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि प्रिया मामी सच में मायके चली गई, हमेशा के लिए, फिर कभी वापस नहीं आई। सुना था कि नानी ने गुस्से में उन्हें बांझ कहकर दुत्कार दिया था, शायद एक आध हाथ भी उठा दिया था। ऐसे में दुखी होकर बिना कुछ कहे सुने प्रिया मामी चली गई और किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। मैं नानी से सुनती रहती कि अमित मामा के लक्षण ठीक नहीं है। मामी के चले जाने के बाद वे इस औरत से उस औरत पर भटकते रहे। मामा की उम्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समय, मौसम और उम्र किसी के लिए कहाँ रुकते हैं, बस फिसल जाते हैं बंद मुट्ठी में से रेत की तरह। अमित मामा अपनी बढ़ती उम्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मन और बढ़ती उम्र की साथ बना रहना चाहिए। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एक संगता छूट जाए, उम्र आगे निकल जाए और मन वही ठहरा रह जाए, तो एक अजीब सी त्रासदी झेलनी पड़ जाती है। अमित मामा दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते? मामी ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उम्र के निशान सौतेले मामा के चेहरे और शरीर पर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बुढ़ापे को मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वे कोई जादूगर तो थे नहीं कि कोई ऐसा चमत्कार कर पाते। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटे मामा घर आए, मगर आज वो अकेले नहीं थे। एक 20-22 साल की कमसिन लड़की उनके साथ थी, नाना नानी और मैं। हमारे साथ पूरा परिवार हैरान था। तभी सौतेले मामा बोले कि ये मोहिनी है, आज से ये यही रहेगी, मेरी पत्नी और इस घर की बहू बनकर। नानी हैरानी थी, कुछ नहीं बोल पाई थी।
धीरे धीरे कुछ दिन बीते। कोई कहता मोहिनी विधवा थी, कोई कहता मोहिनी विधवा नहीं वैश्या थी। जो भी हो, मोहिनी बहुत सुंदर थी। मामा के घर में जो घट रहा था उसकी सच्चाई ये थी कि वास्तव में सरकारी दौरे पर गए सौतेले मामा अपने दौरे के वक्त गरीबी से हारे एक परिवार की कन्या मोहिनी को देखकर सौतेले मामा लट्टू हो गए थे और 4000 रुपये में उसे खरीद लाए थे। मोहिनी के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना और तन भर कपड़ा। फिलहाल मोहिनी को घर में ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। नानी और बड़ी मामी ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी और बोले कि शिखा तुम्हारी नई मम्मी को कुछ तौर तरीके सिखाओ। मामी मोहिनी अनपढ़ और मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही मामी का काफी कुछ कायापलट कर दिया था। हम लोगों ने कितने दिन तो नानी ने नई मामी को अपने पास ही रखा और फिर अचानक पता नहीं कैसे निशा मामी ने भी तलाक की कागजों पर दस्तखत करके भिजवा दिए थे। सौतेले मामा की दूसरी शादी का मुहूर्त निकला। इस बार अमित मामा का दोबारा शादी का हौसला भी गजब का था। सिर के बचे खुचे बालों को पकड़ पकड़ के रंगा था उन्होंने। वही मामी मोहिनी भी हाथों में मेहंदी, चूड़ियां और लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी शादी थी तो इस बार शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। घर के आंगन में ही फेरे पड़ गए। फेरों के बाद मामा ने नई मामी के साथ नाना नानी के पैर छुए। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का पड़ा आईना खिलखिला उठा। उसमें अमित मामा और मोहिनी का प्रतिबिंब साफ साफ झलक रहा था। कच्ची कलीसी मोहिनी जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ तेजी से बुढ़ाते अमित मामा जो उम्र में मोहिनी से लगभग दुगने थे। अनियमित दिनचर्या और ऊटपटांग आदतों के कारण वे मोहिनी के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। दसियों बार फेशियल और हेयर कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियां स्पष्ट दिख रही थी। आंगन में बैठी मैं साफ साफ देख रही थी कि सौतेले मामा के चेहरे की रंगत बदलती चली गई। उन्होंने अपनी मुद्रियां भींच ली थी। तभी मैंने उड़ती सी एक नजर सभी पर डाली और हाथ में लेकर नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर